सो हेलो एवन। आज चैप्टर 18 हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संगम एज। पिछले लेक्चर में हमने मेगालिथिक एज के बारे में कवर किया था। आज जो है हम संगम एज के बारे में देखेंगे। तो हम एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो आर एस शर्मा जी ने लिखी है, उस बुक का कंप्लीट बुक एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले सारे चैप्टर्स नहीं देखे हो तो आप आई एस सोशल के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप सारे लेक्चर सीरीज वन बाय वन आप देख सकते हैं। तो आज हम संगम एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि संगम एज क्या थी और इसके क्या मायने हैं हमारे इतिहास में और आज के प्रेजेंट पे। चलिए, तो माय नेम इज शुभम एंड आई वेलकम यू ऑल एट द आई एस सोशल चैनल। तो जो संगम शब्द है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द से आया हुआ है। संगम का मतलब होता है बेसिकली एसोसिएशन। ठीक है, तो हुआ यूं कि पांड्यन राजा थे। ठीक है, पांड्यन राजाओं ने बेसिकली बहुत सारी लिटरेरी लिटरेरी समिट्स ऑर्गेनाइज करी, जिसको बहुत सारे पोएट्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, ठीक है, हिस्टोरियंस, बहुत सारे लोगों ने इन लिटरेरी समिट्स को अटेंड किया और इन्हीं लिटरेरी समिट्स में बहुत सारी बुक्स को कंपाइल किया गया। ठीक है, बहुत सारी बुक्स का कंपाइलेशन हुआ और बेसिकली ये जो किताबें लिखी गई, ठीक है, ये जो किताबें कंपाइल की गई इन संगम समिट्स में, हम इस 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है, साउथ इंडिया का, जो साउथ इंडिया का जो टाइम पीरियड है, हम इन्हीं किताबों के माध्यम से हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम इन्हीं बुक्स के माध्यम से साउथ इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहिए तो ये किताबें जो है एक हमारा सोर्स है जिसके थ्रू हम साउथ इंडिया के इतिहास को 300 बीसी से 300 एडी के बीच में वहाँ पे क्या चल रहा था, लोग कैसे थे, इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं किताबों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमने इस एज का नाम दिया है संगम एज, क्योंकि इस संगम एज का सोर्स है, सोर्स क्या है, संगम टेक्स्ट। संगम टेक्स्ट, और ये संगम टेक्स्ट क्या है, जो किताबें लिखी गई इन लिटरेरी समिट्स में। ठीक है, तो सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, पैटर्नाइज किसने किया था, पांड्यन रूलर्स ने किया था। ठीक है, अब देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एक साथ राज्य करती थी। तो ये वाला जो नॉर्थ तमिलनाडु वाला जो रीजन है, यहाँ पर चोला राज्य करते थे। फिर ये जो केरल वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपके चेरा रूलर्स राज्य करते थे। और ये जो सदर्न तमिलनाडु वाला हिस्सा है, यहाँ पर पांड्यन रूलर्स राज्य करते थे। तो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हु वर रूलिंग इन साउथ इंडिया बिटवीन 300 बीसी एंड 300 एडी। और इन तीनों को मिलाकर हम, इन तीनों डायनेस्टी को मिलाकर हम कहते हैं मूवेंदर। मूवेंदर का मतलब होता है चीफ। चीफ। अगर देखा जाए तो इस संगम सोसाइटी के बारे में आपको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी इसका जिक्र देखने को मिलेगा, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी संगम सोसाइटी के बारे में आपको कुछ सुनने समझने को मिलेगा। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अगर आप देखें तो एक राजा थे जिनका नाम था खारवेला। उन्होंने इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को इशू किया था, जो कि आपका कलिंगा यानी कि मॉडर्न डे उड़ीसा में स्थित है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, दोनों ही इंस्क्रिप्शंस में इन सोसाइटी के बारे में हमें जानने समझने को मिलता है। चलिए चेरास के बारे में देखते हैं, एक एक करके इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे। तो चेरास के बारे में अगर हम बात करें तो चेरास बेसिकली तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में तरानो चेरा राजाओं का शासन था। ठीक है, कहाँ पर, तमिल, ये वाला जो हिस्सा है अगर आप देखें तो तमिलनाडु और केरल का जो हिस्सा है, यहाँ पर चेरा राजा रूल करते थे। इनको केरला पुत्र भी कहा जाता है, केरला पुत्र भी कहते हैं। और इनका जो सिंबल था, एम्बलम जो था, दैट वाज बो एंड एरो। ठीक है, बो एंड एरो वाज द रॉयल सिंबल ऑफ चेराज। अब इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करें तो मुजिरी वाज द इंपॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, अगर आप
चेरास के अगर बारे में देखें तो मुजीरी और टोंडी, ये इंपॉर्टेंट इनके पोर्ट्स थे। और राजधानी की बात करें, अगर कैपिटल की बात करें तो जिसका नाम था वांजी या करूर, करूर या वांजी इनकी राजधानी हुआ करती थी चेराओं की। ठीक है, करूर या वांजी वॉज द कैपिटल। अब देखा जाए तो का अगर देखें तो चेरास का रोमन सिविलाइजेशन के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक था। और इसी वजह से आपको केरल में ऑगस्टस, ठीक है, ऑगस्टस की का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑगस्टस का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब चेरा राजाओं में सबसे इंपॉर्टेंट जो चेरा रूलर हैं उनका नाम है सेंगुट्टुवन। सेंगुट्टुवन वो चेरा रूलर हैं जिन्होंने पत्नी कल्ट की शुरुआत करी। पत्नी कल्ट बेसिकली वाइफ वर्शिप कल्ट था। वाइफ वर्शिप कल्ट, ठीक है, वाइफ वर्शिप कल्ट था। और जो कि इंस्पायर्ड था कनागी से इंस्पायर्ड ये कल्ट था। अब कनागी क्या है? कनागी बेसिकली तमिल सोसाइटी में एक सबसे आइडियल आइडियल वाइफ का सिंबल थी। कनागी की कहानी क्या है वो हम समझेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जानते हैं कि जो सेनगुटुवन एक चेरा रूलर थे, उन्होंने वाइफ वर्शिप कल्ट, जिसको पत्नी कल्ट या कनागी कल्ट, तीनों नाम हो सकते हैं, वाइफ वर्शिप कल्ट, पत्नी कल्ट या कनागी कल्ट, इसकी शुरुआत करी थी। बेसिकली कनागी वॉज द सिंबल ऑफ आइडियल वाइफ, अ चेस्ट वाइफ, प्योर वाइफ, चेस्ट वाइफ। फिर देखा जाए तो सेनगुट्टुवन का चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे। उन्होंने अपनी एम्बेसीज, अपने एम्बेसडर चाइना राजाओं के पास भेजे थे। ठीक है। अब बात आती है चोलास के बारे में। तो चोलास बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम आज के टाइम पर कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये जो शब्द कोरोमंडल आया है वो आया है चोल मंडलम शब्द से। चोल मंडलम यानी द लैंड ऑफ द चोलास। तो इसी चोल मंडलम का इंग्लिश क्या बोलेंगे, इंग्लिश वर्जन है कोरोमंडल। ठीक है। अब अगर आप चोलास के बारे में देखें तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी उरयूर। उरयूर इनकी राजधानी थी। और इनके दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे। एक था आपका पूहर, जिसको हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, फूहर जिसको हम कावेरी पट्टनम भी कहते हैं। और एक और है अरिकमेड़ू, अरिकमेड़ू, जो कि आज के टाइम पर पौंडीचेरी में मौजूद है। तो ये अरिकमेड़ू और पूहर दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे और राजधानी का नाम था उरयूर। चोलास का जो सिंबल था डेट वॉज टाइगर। रॉयल सिंबल जो इनका था टाइगर था। जैसे कि चेरास का रॉयल सिंबल था बो एंड एरो, वैसे ही इनका जो रॉयल सिंबल था डेट वॉज टाइगर। अब चोलास अपनी नेवल पावर्स की वजह से काफ़ी जाने जाते थे। ठीक है, इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। इनके पास बहुत सारे शिप्स हुआ करती थी। सबसे फेमस चोला रूलर की बात करें तो उनका नाम था कराइकल। और कराइकल ने कावेरी नदी के ऊपर कलनाई डैम बनाया, जो विश्व के इतिहास में सबसे पुराना डैम माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कलनाई डैम वॉज बिल्ट बाय चोला रूलर नेम कराइकल। इन्होंने ही बैटल ऑफ वेनी में, ठीक है, बैटल ऑफ वेनी में चोलाज ने पांड्याज पांड्याज प्लस चेरास की कंबाइंड आर्मीज को हरा दिया था। चोलाज ने पांड्या और चेरा राजाओं की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया था बैटल ऑफ वेन्नी में। अब कराइकल चोला ने पूहर शहर का निर्माण कराया था। पूहर जिसको हम आज के समय में कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, इसमें पांड्यन, चोलन और चेरा, इन तीन किंगडम को एज अ नेबरिंग किंगडम, पड़ोसी राज्य के रूप में मेंशन किया गया है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मगधन एम्पायर बनाएं तो लगभग साउथ इंडिया छोड़कर ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये मगधन एम्पायर हो गई।
मगधन एम्पायर। बस ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है वो मौर्यंस के पास नहीं था, और एक्सट्रीम साउथ वाला जो हिस्सा है वो मौर्यंस के पास नहीं था। उसको छोड़कर लगभग लगभग इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द रूल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, माइटी मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संगम सोसाइटी की। तो देखा जाए तो वर्ण सिस्टम की अगर हम बात करें तो संगम लोगों को वर्ण सिस्टम के बारे में पता तो था, लेकिन वर्ण सिस्टम को वो फॉलो नहीं करते थे। कहने का मतलब है कि उनको पता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम क्या होता है, दे वर अवेयर अबाउट इट। बट संगम सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सेम क्राइटेरिया। उसकी जगह पर दूसरा सोसाइटल डिवीजन एग्जिस्ट करता था। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो प्रीस्ट, अंथनार, अंथनार बेसिकली प्रीस्ट को कहा जाता था, प्रीस्ट। फिर उसके बाद आता है आपका अरासर, तो रूलिंग क्लास वाज कॉल्ड अरासर। फिर उसके बाद आता है वेलालार्स। तो वेलालार्स वेयर बेसिकली बिग लैंडलॉर्ड, बिग लैंडलॉर्ड या बिग फार्मर्स कह लीजिए, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, जमींदार एक तरीके से। फिर उसके नीचे आते हैं उजावार या कड़ाईसियार। उजावार या कड़ाईसियार, दे वर बेसिकली लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स कह लीजिए, या जिनके पास बहुत छोटी सी जमीन हुआ करती थी। उसके नीचे आते हैं आदिमाई। आदिमाई बेसिकली स्लेव्स को कहा जाता था। फिर आते हैं परियार, तो स्किन टैनर्स, जो चमड़े का काम करते हैं, देवर कॉल्ड पेरियार। ठीक है, तो ये था बेसिकली सोसाइटल डिवीजन ऑफ संगम सोसाइटी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वाला डिवीजन नहीं था, लेकिन दूसरा सोसाइटल डिवीजन था जो लगभग लगभग वर्ण सिस्टम जैसा ही था, लेकिन पूरी तरीके से वर्ण सिस्टम नहीं कहा जा सकता है। जैसा मैंने बताया, उजावार ऑर्डिनरी प्लॉमैन कह लीजिए, या लैंडलेस फार्मर कह लीजिए, या ऐसा फार्मर जिसके पास बहुत ही कम जमीन है, दूसरे की जमीनों में वो लोग खेती करते थे, उनको उजावार कहते थे। ठीक है, दे वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ द अदर्स। फिर आदिमाई बेसिकली स्लेव्स को कहा जाता था। फिर संगम सोसाइटी में एक प्रैक्टिस थी वट्टू किरुतल। तो जब भी कोई राजा युद्ध में दुश्मन सेना से हार जाता था, तो वो उत्तर दिशा में बैठे बैठे अपना प्राण त्याग देता था। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ मार्शियल सुसाइड। बैठे बैठे प्राण त्याग देने का मतलब है कि वो नॉर्थ में उत्तर दिशा में बैठ जाता था और अन्न जल सबका त्याग कर देता था, और धीरे धीरे वो मौत को गले लगा लेता था, आउट ऑफ डिस्गस्ट। ठीक है, आउट ऑफ डिस्गस्ट। हालांकि वट्टू किरुतल जो प्रैक्टिस थी उसको काफी बहादुर लोगों का की प्रैक्टिस मानी जाती थी, कि भाई उसके अंदर वो इतना बहादुर है कि अपनी हार से अपने सम्मान इतना क्या बोलेंगे, अपने आत्मसम्मान को लेकर इतना ज्यादा वो सजग है। ठीक है, इतना ज्यादा सजग है कि जब वो युद्ध में हारा तो उसने अपने आत्मसम्मान के ऊपर उसने जो ठेस उसको लगी, उसकी वजह से उसने सुसाइड करना ज्यादा बेहतर समझा। तो इस मार्शल सुसाइड को वट्टू किरुतल कहते हैं। वट्टू किरुतल का मतलब होता है सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अगर आप संगम सोसाइटी की बात करें तो संगम सोसाइटी में करेज, हीरोइज्म और ब्रेवरी या वैलर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ये सबसे बड़ा जो वर्च्यू या वैल्यू कहा जाए, जो सबसे बड़ी क्वालिटी मानी जाती है, अगर कोई बहादुर है तो वो उसका सबसे बड़ा गुण है एक इंसान या होने के नाते। मिलिट्री कमांडर को एक टाइटल दी गई थी इनाडी की। ठीक है, और देखा जाए संगम सोसाइटी में शार्प सोशल इनक्वालिटी देखने को मिलती है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि संगम सोसाइटी इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड थी। इसका मतलब है कि देयर वाज अ शार्प सोशल इनक्वालिटी प्रिवेलिंग इन संगम सोसाइटी। अब बात आती है जेंडर स्टेटस की। तो अगर देखा जाए विमेन के बारे में, संगम सोसाइटी में औरतों की क्या पोजीशन थी, तो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में जो वहाँ की औरतें थी उनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी। तो नॉर्थ इंडियन औरतों के कंपैरिजन में या वैदिक औरतों के कंपैरिजन में
संगम सोसाइटी की औरतों के पास काफी ज्यादा फ्रीडम मौजूद थी। ठीक है, देखा जाए करपू, सॉरी, करपू एक तरीके से चेस्ट लाइफ, ठीक है, यानी कि बिना किसी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व किए बिना किस तरीके से आप गरिमा में जीवन बिता सकते हैं, ऐसे गुणों को कलेक्टिवली करपू नाम बोला जाता था, करपू नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, ये एक महिला का हाईएस्ट वर्च्यू था। जैसे बोलते हैं ना कि लाज हया ये औरतों के गुण है, वैसे ही करपू एक सारे उन अच्छी क्वालिटीज के कलेक्शन, गुणों के कलेक्शन को बोला जाता था, जो कि एक आइडियल औरत के अंदर, जो कि एक क्या बोलेंगे, एक महान औरत के अंदर होनी चाहिए। सती प्रथा वहां पर हुआ करती थी, सती प्रथा संगम सोसाइटी में भी थी, उसको सती के नाम की जगह पर तिप्पायादल नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, विडो रिमैरेज प्रोहिबिटेड थी, और कुछ संगम फीमेल पोएट्स को भी हम जानते हैं, जैसे अवैयार, नचेलियार एंड काकी ककाई पदनियार। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीमेल संगम पोएट्स हैं। ठीक है, अगर हम धर्म की बात करें तो मुरुगन या सेओन की पूजा की जाती थी। मुरुगन बेसिकली कार्तिकेय को कहा जाता है, जो कि शिव और पार्वती के सबसे बड़े बेटे हैं, यानी गणेश के बड़े भाई मुरुगन। फिर मुरुगन के अलावा संगम सोसाइटी में हीरो स्टोन, जिसको नाडू काल या विरार काल भी कहा जाता है, उसकी भी पूजा होती थी। अब ये हीरो स्टोन था क्या, या नाडू काल या विरार काल था क्या? तो बेसिकली एक पत्थर हुआ करता था, एंड दैट पत्थर, दैट स्टोन वाज द सिंबल ऑफ ऑल द सोल्जर्स, ऑल द अननोन सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइफ व्हाइल प्रोटेक्टिंग द किंगडम। तो राज्य को बचाने के लिए उन सारे गुमनाम सैनिकों के को इज्जत देने के तौर पर, ठीक है, जितने भी सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया, उन सारे सैनिकों की याद में, उन सारे सैनिकों के रिस्पेक्ट में इस पत्थर की पूजा की जाती थी, और इस प्रैक्टिस को, इस पत्थर को हीरो स्टोन या नाडू काल या विरार काल नाम से जाना जाता था। ठीक है, और देखा जाए तो संगम जो राजा थे वो भी वैदिक सेक्रीफाइसेस प्रैक्टिस करते थे। हालांकि ये जो वैदिक सेक्रीफाइसेस थी वो नॉर्थ इंडियन राजाओं के मुकाबले उतनी एलॉबरेट और कॉमन नहीं थी। तो कभी ऐसा सवाल आए कि संगम राजा वैदिक सेक्रीफाइसेस या वैदिक रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे, फॉलो करते थे या नहीं, तो सवाल का जवाब होगा यस। हालांकि वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, ठीक है, और इतना ज़्यादा एलॉबरेट नहीं हुआ करता था। फिर संगम लोग, जो उनके साथ जो लोग मर जाते थे, उनको ये दफनाने का काम करते थे, और मरे हुए के साथ ये डे टू डे यूटिलिटी आइटम्स को भी बरी करते थे। जैसे कि मेगालिथिक लोग डे टू डे यूटिलिटी आइटम्स को बरी करते थे, वैसे ही संगम लोग भी सेम प्रैक्टिस फॉलो करते थे। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि संगम लोग डे आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ वाला जो कंसेप्ट है, जो डॉक्ट्राइन है, उस पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये हो गया संगम सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन के बारे में। अगले लेक्चर में हम संगम टेक्स्ट के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, अगले मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।